इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1 सेज हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। हम कैसे एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं बगैर इस मेटल सरफेस को किसी दूसरी वस्तु के टच में लाए हुए, किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए हुए। तो चार्जिंग का ऐसा मेथड जिसमें हम जिस वस्तु को चार्ज करना चाहते हैं उसको किसी दूसरी वस्तु के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिगर के थ्रू समझते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन हम कैसे करते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया गया मेटल स्फीयर, तो एक मेटल स्फीयर हम यहां पर बना लेते हैं। ये मेटल स्फीयर हम चार्ज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब इस मेटल स्फीयर में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये मेटल स्फीयर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसको एक स्टैंड के थ्रू हम सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जो ये स्टैंड है ये इंसुलेटिंग स्टैंड होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है ये इंसुलेटिंग स्टैंड क्यों है। अगर हम इस मेटल स्फीयर को चार्ज कर चुके हैं और इस पे चार्जेस आ चुके हैं, अगर ये इंसुलेटिंग नहीं होगा, कंडक्टिंग होगा, तो चार्जेस यहां से फ्लो होकर जमीन के अंदर चले जाएंगे और हमने जितनी मेहनत की है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको इंसुलेटिंग रखते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या तुम इस मेटल स्फीयर को चार्ज करने के बाद टच भी कर सकते हो? हाँ, टच कर सकते हो, लेकिन टच करने से हमारा नुकसान ये होगा कि ये जो चार्ज होगा, ये चार्जेस सारे के सारे हमारे शरीर से होकर जमीन के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो शरीर होता है वो भी तो कंडक्टिंग होता है। तो इन बातों का हमें ध्यान भी रखना है। यही सेम फिगर मैं यहां पे बना रहा हूं, कई स्टेप में दिखाऊंगा ताकि चीजें बेहतर ढंग से समझ में आए। ये इंसुलेटिंग स्टैंड होगा। अब हम एक रॉड को लेके आते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, लेकिन ध्यान में रहे हम इसको टच नहीं करेंगे। देखो यहां पे जगह बची, टच नहीं करना है, तभी तो इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग कही जाएगी। अब इस रॉड को अच्छे से चार्ज करके लाना है। पॉजिटिवली चार्ज करना है तो नेगेटिवली चार्ज ये रॉड लेके आना है। अगर हमको नेगेटिवली चार्ज करना होता तो हम पॉजिटिवली चार्ज यहां पे रॉड लेके आते, तो हमको करना है पॉजिटिवली, तो हम नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेके आएंगे। जैसा मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट पे यहां पर मौजूद है। नेगेटिव चार्ज्ड रॉड लेके आएंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं इस साइड में आ जाएंगे और जो इसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे इस साइड में चले जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन। अब जो चार्जेस होते हैं तुमने देखा होगा या तो यहां पे बनाए जाते हैं यहां, या तो इस सरकमफेरेंस के किनारे पे ऐसे इस तरह से बनाए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक कंडक्टिंग स्फीयर जो होता है अगर हम उसको चार्ज देंगे तो उसका चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बारे में तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसलिए हम किनारे किनारे यहां पर बनाते हैं। अब इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहे हैं। जैसा रॉड वगैरह है सब कुछ वैसे ही तुमको रखनी है। इसको, इस एंड को हम जमीन के अंदर ले जाके गाड़ देते हैं।
यानी जमीन के संपर्क में हम कर देते हैं। लेकिन ये जो तार है ये कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। कंडक्टिंग इसलिए हम ले रहे हैं ताकि चार्जेस इसके थ्रू फ्लो कर सके। तो नेगेटिव चार्जेस फ्लो होते होते जमीन के अंदर चले जाएंगे। जमीन के अंदर तार को ले जाके इस तरह से गाड़ने को हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलते हैं। और हमारी जो पृथ्वी होती है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। हम बहुत सी जगह पे कभी पॉजिटिव चार्जेस निकालते हैं, कभी नेगेटिव डालते हैं, तो जो बैलेंस होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो हमारी पृथ्वी है उसका बैलेंस नहीं बना, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है तो उसमें थोड़े से चार्जेस आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो ओशन ऑफ चार्जेस है, नहीं समंदर है चार्जेस का। तो जब हम इस एंड को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो होते होते जमीन के अंदर चले जाते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये नेगेटिव चार्जेस इधर ही क्यों फ्लो कर रहे हैं, यहां से यहां पे क्यों फ्लो नहीं कर रहे। करेक्ट, वो इसलिए क्योंकि हमने ये माना है कि जो पृथ्वी के चार्जेस है, पृथ्वी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 0। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। अब नेगेटिव से मतलब तो माइनस मत लगा देना, मैग्नीट्यूड की बात करो। इसमें 4 चार्जेस है, यहां पे 0 है, तो ज्यादा से कम की तरफ चीजें फ्लो करेंगी। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्जेस यहां से फ्लो होते हुए जमीन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं। फिर से वही स्फीयर, सारा सेटअप वैसे ही है। मैं कई स्टेप में दिखा रहा हूं ताकि चीजें तुम बेहतर ढंग से समझ सको। रॉड अभी हटाना नहीं, ध्यान रहे, ये रॉड अभी नहीं हटा देना है, इसको जैसे थी वैसे ही रॉड यहां पे रखना है ताकि ये पॉजिटिव चार्जेस इधर ही अट्रैक्टेड रहे। अब यहां पे हमने जमीन के अंदर इसको कर दिया हुआ है, इस तरह से ग्राउंडिंग या अर्थिंग कर दी हुई है। तो ये चार्जेस तो यहां से फ्लो होके अंदर चले गए होंगे, राइट। इसको कट कर देते हैं। कट के लिए मैं कैंची दिखा दूं यहाँ पे, ये देखो सीजर्स, ये संपर्क इसका हटा दिया। अच्छा, अगर हम संपर्क यहां नहीं हटाते, इस रॉड को हटा देते पहले, तो क्या होता? तो ऐसी कंडीशन में इसको अगर हटा देते तो ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस भी जमीन के अंदर चले जाते, राइट। तो सबसे पहले हमको इसको कट करना है ताकि यहां पे जो चार्जेस हैं वो जमीन के अंदर ना जा सके। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज जो दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दिया जाता है। तो पॉजिटिव चार्जेस का मतलब वहां पे शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर यहां पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद इस पॉजिटिव को नेगेटिव से न्यूट्रल कर देगा। तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही करता है। पॉजिटिव हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि पॉजिटिव का मतलब वहां शॉर्टेज है इलेक्ट्रॉन के, राइट। तो इस तरह से हमने यहां पे पहले कट करना है, कट कर दिया। उसके बाद एक लास्ट स्टेप यहां पे हम देख लेते हैं। लास्ट स्टेप यहीं पे बना देता हूं, ये सारा सेटअप सेम। अब ये जो रॉड है यहां से हमने हटा दिया, इसको पहले कट कर दिया, उसके बाद इस रॉड को हटा दिया। तो ये जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर हमको यहां पर मिल जाए इस तरह से। तो हमारा पर्पस फुलफिल्ड हो गया। हमने इस रॉड को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया ही नहीं, और उसके बावजूद भी हमने इस स्फीयर को चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, तो तुमने देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन किस तरह से किया जाता। आई होप बहुत बेहतर ढंग से तुमको चीजें यहां पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1.2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1.2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स। एग्जाम्पल 1.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। Example 1.2 says if 10 raised to power 9 electrons move out of a body to another
बॉडी एवरी सेकेंड, अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 सेकेंड में ट्रांसफर होते हैं, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। अगर इसी रेट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहे तो कितने समय में 1 कूलम चार्ज दूसरी बॉडी पर आ जाएगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो तुमने एक पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहां से हम चार्जेस का कितना अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस क्यों रखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इक्वल अमाउंट के होते हैं, सिर्फ उनमें नेचर ऑफ चार्जेस डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो Q है टोटल चार्ज, यहां से हम निकाल सकते हैं। हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिए गए, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, ये हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ही चार्जेस होता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पे आगे कोई चार्ज कोई साइन नहीं पुट कर रहा हूं। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन टोटल है, इस पे टोटल चार्ज कितने बनेंगे ये यहां से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो टोटल चार्ज 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पे कितने हुए ये यहां से हमको पता चल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, -19 और +9 है पावर पे, तो ये हो जाएगा इतने कूलम। तो यानी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज होंगे। ये 1 सेकेंड में फ्लो हो रहे हैं। तो अब हम को 1 कूलम चार्ज दूसरी बॉडी पे पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पता करना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्जेस फ्लो इन कितने सेकंड में? 1 सेकंड में फ्लो हो रहे हैं। तो 1 कूलम यूनिटरी मेथड लगाकर 1 कूलम चार्जेस फ्लो होंगे कितने सेकंड में, यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, 10 सेकंड, राइट। अब इसको 1 डिवाइडेड बाई 1.6 को सॉल्व करोगे तो 0.625 आएगा, ठीक। 10⁻10 को ऊपर लेके जाओगे तो ये 10⁻10 सेकेंड, तो इतने सेकेंड लगेंगे। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं, क्लास 11 में तुमने साइंटिफिक नोटेशन जरूर पढ़ा होगा, राइट। तो उसके लिए दशमलव जो होता है 1 डिजिट के बाद रखा जाता है, तो मैंने 6.25 यहां पे कर दिया, ऐसे लिख सकता हूं, है ना बच्चों, करेक्ट लिख सकता हूं। हमको वैल्यू चेंज नहीं करनी है, हमको सिर्फ एक्सप्रेशन बदलना है, राइट। अगर मैं इस 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई को करूंगा तो फिर से यही आ जाएगा 0.625, राइट। अब ये माइनस में है, प्लस में है, तो फाइनली हमको मिल गया 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। आंसर तो हमारा यहां पर आ गया, आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इसमें यूनिट कन्वर्जन करते हैं। यूनिट कन्वर्जन वैसे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बहुत से क्वेश्चंस के लिए, तो देख लो ध्यान से। आंसर हो गया। अब इसको हम ईयर्स में लिखना चाहते हैं कि ये इतने सेकेंड जो है कितने ईयर बनेंगे। तो कैसे कन्वर्जन करना है ध्यान से देखना है। तो हमारे पास आया 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, ठीक है। अगर मिनट में तुम इसको बदलना चाहते हो बच्चों तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब ये बदल गया किसमें? मिनट में, लेकिन हम मिनट में देखना नहीं चाहते। तो अगर तुम इसको आवर में देखना चाहते हो तो 60 से और मल्टीप्लाई करो, ये कर दिया। अब ये बदल गया आवर में। लेकिन अगर दिन में देखना चाहते हो तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, तो 24 से कर दिया। अब ये बदल गया आवर में। लेकिन हम साल में देखना चाहते हैं तो एक साल में हम मानते हैं 365 दिन, तो ये हो गया ईयर्स में। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा तुम्हारा 198 ईयर्स, या और ज्यादा अप्रोक्सीमेट करो तो 200 साल, राइट।
और 200 ईयर्स। यानी कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक सेकेंड में कंटिन्यूअसली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते रहें तो एक कूलाम चार्ज दूसरी बॉडी पे आने के लिए लगभग 200 साल लगेंगे। यानी एक कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज हो गया, करेक्ट ना। तो इसीलिए तुम यूनिट देखते होगे माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, राइट। छोटी यूनिट कई बार तुम न्यूमेरिकल में देखोगे। ठीक है भाई, अब इतनी बातें तो हमने समझ ली। इसमें थोड़ा सा ये फील करते हैं कि ये एक्चुअली 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कितनी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट, ताकि आइडिया तो लग जाए। तो देखो हमारे पास 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम एक कॉपर का ठीक है, कॉपर मटेरियल लेते हैं और उसको 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा लेते हैं, राइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 1-1 सेंटीमीटर हो, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर हम कॉपर का वायर ले लें तो उतने जगह में 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे पता चला इलेक्ट्रॉन बड़े क्लोजली पैक होते हैं, राइट। इतनी छोटी सी जगह में 24 ऑर्डर की में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये तो 10⁻9 ही है। तो बड़ी छोटी सी जगह में बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा यहां पे हो गया, थोड़ा सा फील यहां से किया, और कितने इलेक्ट्रॉन कितनी जगह में होते हैं वो हमने कॉपर की मटेरियल से यहां पर सीख लिया, ठीक। तो चलो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1.3 को सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 फिजिक्स, एग्जाम्पल नंबर 1.3। Example number 1.3 says how much positive and negative charges is there in a cup of water। अगर एक कप पानी हम लें तो उसमें कितनी पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये हमको पता करना है। तो चार्जेस का सिंपल फार्मूला हम जानते हैं, Q = ±NE। ये टोटल चार्ज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हुआ, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके हेल्प से हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको n कैलकुलेट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर हम एक कप पानी लें तो उसमें कितना होगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि कप कितना छोटा बड़ा है। मैं मान के चलता हूं 250 ग्राम पानी एक कप अगर हम वाटर लेते हैं तो उसमें आता है, ठीक है। तो सारी कैलकुलेशन 250 ग्राम पे चलेगी। अगर बच्चों मैं यहां पे रखता हूं 250 ग्राम, ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पानी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चों? देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, तो कितना हो गया 18। अगर 18 को मैं ग्राम में लिख दूं तो इसको मोलर मास बोलने लगते हैं। तो 18 से अगर मैं भाग दे दूं तो यहां पे हमको मोल मिल जाएगा। मोल मिलेगा कि नहीं, अब इसके बारे में थोड़ा सा मोल के बारे में पता होना चाहिए। वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू मोल होता है, तो ये मोल हमको पता चल गया। अब एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। यानी अब इसको मैं अगर 6.022 × 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर ये इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो हमको यहां पर पता चल गया, ठीक है। तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमको पता चल गया, लेकिन इतने मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो अभी हमें पता नहीं चला। तो देखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला ये पानी जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, राइट।
तो 2 हाइड्रोजन होगा तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। एटॉमिक नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, प्रोटॉन भी 2 होंगे। इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो एक पे अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल पे निकालूं तो 2 और प्लस 8 यानी 10 इस पे इलेक्ट्रॉन होगा और 10 ही प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो 10 निकल आया। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो हमको पता चल गया। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हमको n पता चल गया। यहां से यहां तक जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये n हमको पता चल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बच्चों कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट, E। तो n कहां से कहां तक रहेगा, ये n हो गया और ये हमारा E हो गया। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो होगा टोटल चार्जेस जो इतने मॉलिक्यूल्स पे प्रेजेंट होंगे, यानी 250 ग्राम पानी में होंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो ये तो नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे जितने चार्जेस है वो आए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्जेस होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, राइट ना। सिर्फ उसमें नेचर ऑफ चार्जेस डिफरेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्जेस कितने हुए, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। नेगेटिव चार्जेस कितने होंगे, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। दोनों सेम ही होंगे। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितने उतने प्रोटॉन, राइट। तो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर।